रात के लगभग 2 बजे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि सड़क के किनारे खड़े पेड़ों के गिरते हुए सूखे पत्तों की आवाज भी साफ महसूस हो रही थी। रोहित की काली सुमो फाटक पार करके घर के पोर्टिको में आकर रुकी। हेडलाइट्स की पीली रोशनी में धूल के कण तैरते हुए दिख रहे थे। गाड़ी का इंजन बंद करते ही छा जाने वाली खामोशी किसी आने वाले तूफान का पूर्वाभास दे रही थी। रोहित बेहद थका हुआ था। उसकी आंखों में नींद और जेहन में रीना के साथ बिताए वक्त का खुमार था। वो अपने भारी कदम संभालता हुआ कार से बाहर निकला और जेब से चाबी निकाली। जैसे ही उसने चाबी को मुख्य दरवाजे के ताले में लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसका हाथ हवा में ही ठहर गया। दरवाजा पूरा बंद नहीं था, थोड़ा सा सिटका हुआ था। रोहित को बहुत आश्चर्य हुआ। उसकी थकान पल भर में गायब हो गई और एक अजीब सी बेचैनी ने उसकी जगह ले ली। उसे बहुत अच्छी तरह से पता था कि तृप्ति इतनी लापरवाह महिला नहीं थी। वो हर रात सोने से पहले खुद घर का कोना कोना चेक करती थी। रसोई की गैस, बालकनी की ग्रिल, खिड़कियां और मुख्य द्वार का भारी पीतल का बोर्ड। फिर भी आज ही गेट खुला हुआ क्यों था? क्या वो सूर्यांश को सुलाते सुलाते खुद सो गई, या शायद वो उसका इंतजार करते करते सो गई हो? रोहित ने आहिस्ता से दरवाजे को धक्का दिया। चरमराती हुई आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। तृप्ति, उसने अंदर कदम रखते ही हल्के स्वर में आवाज दी। कोई जवाब नहीं मिला। ड्राइंग रूम में पसरा सन्नाटा किसी गहरे कुएं जैसा प्रतीत हो रहा था। केवल दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक की आवाज गूंज रही थी। रोहित ने सीलिंग लाइट ऑन। सब कुछ अपनी जगह पर था, पर फिर भी कुछ खाली खाली सा लग रहा था। उसने सोचा शायद तृप्ति बेडरूम में होगी। वो दबे पांव मास्टर बेडरूम की तरफ बढ़ा। दरवाजा खुला, लाइट जलाई। बिस्तर एकदम साफ था। तकियों पर कोई सिलवट नहीं थी। सूर्यांश का छोटा सा खिलौना भालू, जो आमतौर पर बिस्तर पर पड़ा रहता था, वो भी गायब था। रोहित की धड़कनें तेज होने लगी। वो एक एक करके सारे कमरे चेक करने लगा। गेस्ट रूम, स्टडी रूम, सूर्यांश का बच्चों वाला कमरा और यहाँ तक दोनों बाथरूम थे। उसने हर जगह तृप्ति और सूर्यांश को तलाशा, लेकिन उनका कहीं कोई अता पता नहीं था। रोहित का दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांपने लगा। क्या कोई हादसा हो गया? क्या तृप्ति की तबीयत खराब हो गई और वो सूर्यांश को लेकर अस्पताल चली गई? लेकिन अगर ऐसा होता तो वो मुझे फोन जरूर करती, रोहित ने मन ही मन सोचा। घबराहट के मारे उसका गला सूख गया था। वो हांफते हुए डाइनिंग हॉल की तरफ आया। उसका हाथ कांप रहा था। एक गिलास पानी पीने के लिए जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर रखी एक चीज पर पड़ी। वहां कांच के जग के नीचे दबा हुआ एक ब्राउन कलर का बड़ा सा लिफाफा रखा था। लिफाफे पर काले पेन से लिखा था, रोहित के लिए। रोहित ने थूक निकला। पानी पीना भूलकर उसने झिझकते हुए कांच का जग हटाया और उस लिफाफे को उठाया। लिफाफे की सील खुली हुई। जैसे ही उसने उसके अंदर से सफेद कागजों का पुलिंदा निकाला, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने धुंध छाने लगी। वे कोई आम कागज नहीं थे, बल्कि कानूनी मुहर लगे हुए तलाक के कागजात थे। हर पन्ने के निचले हिस्से में तृप्ति के हस्ताक्षर थे। रोहित को अचानक से कुछ समझ नहीं आया। उसका दिमाग पूरी तरह से शून्य हो गया। वो वहीं डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर ढह सा गया। कागजात उसके हाथ से छूटकर फर्श पर बिखर गए। लेकिन वो इतना भी अनजान या बेवकूफ नहीं था कि उसे इस तलाक का कारण समझ में ना आता। सच्चाई ये थी कि वो खुद जानता था कि ये दिन एक ना एक दिन आना ही था। तृप्ति के साथ उसके रिश्ते में आए इस खोखलेपन की शुरुआत आज से नहीं, बल्कि उनकी शादी के ठीक 2 साल बाद ही हो चुकी थी। आज से 4 साल पहले की बात है, जब तृप्ति पहली बार एक नई नवेली दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। तब इस सोने मकान में जैसे बाहर आ गई थी। रोहित और तृप्ति की अरेंज मैरिज थी। तृप्ति एक बेहद सुलझी हुई, शांत और शिक्षित लड़की थी, जिसने एमबीए किया हुआ था। रोहित भी एक प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर था। दोनों की एक दूसरे के प्रति समझ इतनी बेहतरीन थी कि उन्हें कभी अपनी बात साबित करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती थी। तृप्ति का मुस्कुराता हुआ चेहरा रोहित के दिन भर की पूरी थकान मिटा देता था। शादी के 1.5 साल बाद उनके जीवन में सूर्यांश का आगमन हुआ। एक छोटे से नन्हे बालक की किलकारियों से घर का कोना कोना गूंज उठा। रोहित जब पहली बार अस्पताल में अपने बेटे को गोद में लिया था, तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे।
उसने तृप्ति के माथे को चूमते हुए कहा था, तृप्ति, तुमने मुझे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया। मैं वादा करता हूँ कि तुम दोनों को दुनिया की हर खुशी दूंगा। सूर्यास्त के आने के बाद शुरुआती कुछ महीने बेहद हसीन बीते। कुल मिलाकर दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी और सुचारू रूप से चल रही थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, खुशी को किसी की नजर लग गई। शादी के 2 साल पूरे होते होते रोहित के व्यवहार में अचानक और अजीब बदलाव आने लगा। इस बदलाव की शुरुआत बहुत धीरे धीरे हुई थी। पहले पहल रोहित काम का बहाना बनाकर देर से आने लगा। फिर धीरे धीरे उसका स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगा। वो छोटी छोटी बातों पर उखड़ जाता। तृप्ति अगर प्यार से पूछती कि आज खाना देर से खाओगे, तो रोहित उस पर चिल्ला पड़ता, तुम हर वक्त मुझसे सवाल क्यों पूछती रहती हो? क्या मुझे सांस लेने की भी आजादी नहीं है? तृप्ति को शुरुआत में लगा कि शायद कारपोरेट लाइफ का तनाव है, कंपनी में प्रमोशन या टारगेट का दबाव होगा। एक समझदार पत्नी की तरह उसने शिकायत करने के बजाय रोहित का और ज्यादा ध्यान रखना शुरू कर दिया। वो सुबह जल्दी उठकर रोहित की पसंद का नाश्ता बनाती, उसके कपड़े प्रेस करके रखते, और जब वो शाम को लौटता तो गर्म पानी और हर्बल तैयार। लेकिन तृप्ति का ये अत्यधिक समर्पण रोहित को सुकून देने की बजाय और भी ज्यादा चिढ़ाने लगा। वो तृप्ति की परवाह को घुटन का नाम देने लगा। अब रोहित का घर देर से आना एक नियम बन चुका था। वो रात के 11-12 बजे से पहले घर नहीं लौटता था, और जब लौटता तो उसका ध्यान तृप्ति या अपने छोटे से मासूम बेटे पर होने की बजाय सिर्फ अपने स्मार्टफोन पर होता था। वो खाना खाते समय भी एक हाथ से फोन स्क्रॉल करता रहता। यहाँ तक कि रात में जब तृप्ति थक हार कर सूर्यांश को सुलाने के बाद सो जाती, तब भी रोहित बालकनी में खड़ा होकर या दूसरे कमरे में जाकर फोन पर व्यस्त रहता। खाना ठंडा हो जाता, तृप्ति भी उधेड़ बुन में सो जाती, और रोहित अपने ही किसी दूसरी दुनिया में खोया रहता। रात के लगभग 2:30 बज रहे थे। तृप्ति सो रही, तभी सूर्यांश के रोने की हल्की सी आवाज से उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि रोहित बिस्तर पर नहीं था। तृप्ति ने सूर्यांश को खट्टी देखकर सुलाया और रोहित को देखने के लिए उठी। जैसे ही वो बेडरूम के दरवाजे के पास पहुंची, उसे बालकनी से रोहित की फुसफुसाहट सुनाई। तृप्ति वहीं रुक गई। उसने कोई आहट नहीं की और आंखें बंद करके दीवार से टिककर खड़ी हो गई। उस खामोश रात में रोहित की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही। वो हंस हंस कर किसी से बात कर रहा था। तृप्ति ने ध्यान से सुना, रीना, तुम बहुत पागल हो। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। तुम जानती हो ना कि ऑफिस में मेरा दिन सिर्फ तुम्हारे साथ एक कप कॉफी पीने से शुरू होता है। हाँ, वो सो गई है, उसे क्या पता। नहीं, मुझे इसकी फिक्र नहीं है। तुम बस अपना ध्यान रखो। कल सुबह 9 बजे मिलते हैं। तृप्ति के पैरों तले से मानो धरती खिसक गई। उसके दिल पर जैसे किसी ने 1000 आरियां चला दी हैं। वो मुश्किल से 2-1 बातें ही सुन पाई थी, लेकिन एक पढ़ी लिखी और समझदार औरत के लिए इतना अंदाजा लगाना काफी था कि दूसरी तरफ रोहित के ऑफिस के ही कोई कलीग है। और ये भी साफ हो चुका था कि दोनों के बीच बात अब केवल काम या सामान्य दोस्ती तक सीमित नहीं थी, बल्कि बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी थी। तृप्ति चुपचाप वापस आकर बिस्तर पर लेट गई। उसने अपनी आंखों से बहते आंसुओं को तकिए में सोखने दिया, ताकि रोने की आवाज बाहर न जाए। वो चाहती तो उसी वक्त बालकनी में जाकर हंगामा कर सकती, रोहित का फोन छीनकर उस लड़की रीना को जलील कर सकती थी, चीख चिल्ला सकती थी। लेकिन तृप्ति उसमें की महिला नहीं थी जो अपने स्वाभिमान को सरेआम नीलाम करे। उसने फैसला किया कि वो गुस्से में नहीं, बल्कि ठंडे दिमाग और पूरी समझदारी से इस स्थिति को संभालेगी। अगले कुछ दिनों तक तृप्ति ने बिल्कुल सामान्य व्यवहार किया। उसने अपने चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं आने दी। वो रोहित को उसके चाय नाश्ते देती, सूर्यांश को संभालती और अपनी वेदना को दिल के सबसे गहरे कोने में छिपाए रखती। उसे पता था कि अगर वो बिना किसी पक्के सबूत या सही मौके के रोहित से बात करेगी, तो रोहित उस लड़की के बारे में साफ मुकर जाएगा और उल्टा तृप्ति पर ही शक करने का आरोप लगा देगा। आखिरकार 2 दिन बाद मौका आ ही गया। रविवार की सुबह थी। रोहित नाश्ता कर रहा था और बार बार टेबल पर रखे फोन पर आ रहे मैसेज देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। तृप्ति ने चुपचाप चाय का कप उसके सामने रखा और सीधे उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, रोहित, ये रीना कौन है? तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है?
रोहित के हाथ का निवाला बीच में ही रुक गया। उसके हाथ कांपे और उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। उसने खुद को संभालने की नाकाम कोशिश की और आक्रामक होते हुए बोला, अच्छा, तो अब मेरी जासूसी भी करने लगी हो, मेरे फोन में झांकती हो। तृप्ति ने बिना किसी भाव के एकदम शांत और गंभीर आवाज में कहा, जासूसी करने की जरूरत चोरों के लिए होती है रोहित। साथ साथ रहने से और एक ही छत के नीचे सांस लेने से इतना तो पता चल ही जाता है कि सामने वाला इंसान कहाँ वफादार है और कहाँ धोखा दे रहा है। रोहित की चोरी पकड़ी जा चुकी थी, लेकिन अपने अहम और रीना के प्रति अपने नए नए आकर्षण के अंधेपन में उसने माफी मांगने की जरा भी कोशिश नहीं की। उसने उल्टा तृप्ति को ही दोषी ठहराना शुरू कर दिया कि वो उसे स्पेस नहीं देती। वो अब पहले जैसी खूबसूरत और मॉडर्न नहीं रही और वो दिन भर घर और बच्चे में ही उलझी रहती है। उस दिन के बाद बातें आगे बढ़ती गईं, लेकिन तृप्ति ने कोई हंगामा या लड़ाई झगड़ा नहीं किया। उसने ना तो मायके में फोन करके रोना धोना मचाया, ना ही पड़ोसियों को इकट्ठा किया। उसने बहुत शांति से ये सच स्वीकार कर लिया था कि जिस रिश्ते में सम्मान और वफादारी खत्म हो जाए, वो रिश्ता केवल एक बेजान लाश बन जाता है। उसने अपने मन में पूरी तरह ठान लिया था कि अब वो रोहित के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। लेकिन तृप्ति के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उसका और उसके 2.5 साल के बेटे सूर्याश का भविष्य। तृप्ति ने शादी से पहले एमबीए किया था, लेकिन पिछले 3 सालों से वो पूरी तरह हाउसवाइफ थी। उसके पास अपना कोई निजी बैंक बैलेंस नहीं था और सबसे बड़ी बात, 2 साल के छोटे बच्चे के साथ वो किसी भी कारपोरेट कंपनी में 9 से 12 घंटे की नौकरी नहीं कर सकती थी। तृप्ति के माता पिता ने उससे कहा कि वो अपने मायके आ जाए, लेकिन तृप्ति का स्वाभिमान उसे इसकी इजाजत नहीं देता था। वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, ना ही अपने माता पिता के बुढ़ापे में अपनी नाकाम शादी का दर्द थोपना चाहती थी। काफी सोच समझकर तृप्ति ने एक व्यावहारिक योजना बनाई। उसने शहर के एक नामी प्राइवेट स्कूल में टीचर के रूप में जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। उसकी योग्यता देखकर स्कूल वालों ने उसे तुरंत रख लिया। भले ही सैलरी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन इतनी जरूर थी कि वो अपने और बच्चे के बुनियादी खर्चे उठा सके। साथ ही उसने अपने आगे की राह को पक्का करने के लिए बीएड में भी एडमिशन ले लिया, ताकि उसकी नौकरी हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाए। अगले कुछ महीनों तक रोहित और तृप्ति के बीच का रिश्ता ना के बराबर रह गया था। दोनों एक ही घर में दो अजनबियों की तरह रहते थे। वे एक दूसरे के इस मामलों में कोई दखल नहीं देते थे। रोहित अपने ऑफिस, रीना और अपनी नई लाइफ स्टाइल में मस्त था। उसे लगता था कि तृप्ति कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि एक औरत बिना पति के सहारे के कहाँ जा सकती है। लेकिन तृप्ति अंदर ही अंदर लोहे की तरह मजबूत हो रही थी। वो सुबह 5 बजे उठती, जल्दी जल्दी घर का सारा काम निपटाती, दोपहर का खाना बनाती, अपना और अपने बेटे का टिफिन पैक करती और रोहित का खाना ढक कर रख जाती। अब तक सूर्यांश भी 2.5 साल का हो चुका था। तृप्ति ने बहुत चालाकी और समझदारी से सूर्यांश का एडमिशन अपने ही स्कूल के प्ले ग्रुप में करवा लिया था, ताकि वो अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे की देखभाल कर सके। और फिर आखिरकार वो दिन भी आ गया, जिसका इंतजार तृप्ति चुपचाप हफ्तों से कर रही थी। शनिवार का दिन था। रोहित अपने वीकेंड की पार्टी और ट्रिप के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था और रविवार की सुबह लौटने वाला था। ये तृप्ति के लिए सबसे मुफीद मौका था। एक हफ्ते पहले ही उसने शहर के एक शांत और सुरक्षित इलाके में एक छोटा सा 2 कमरों का किराए का घर ढूंढ लिया था और एडवांस किराया देकर अपनी गृहस्थी का थोड़ा सा सामान शिफ्ट भी करवा दिया था। उस शनिवार की दोपहर जब स्कूल की छुट्टी हुई, तो तृप्ति ने सूर्यांश को अपनी गोद में उठाया, अपने कुछ जरूरी कागजात, कपड़े और रसोई का जरूरी सामान एक सूटकेस में समेटा। आखिरी बार उसने उस आलीशान घर के हर कोने को देखा, जहां उसने अपने जीवन के कुछ सबसे हसीन और कुछ सबसे दर्दनाक पल बिताए थे। उसने लिविंग रूम की टेबल पर अपने वकील से तैयार करवाए गए तलाक के कागजात रखे, हर पन्ने पर अपने हस्ताक्षर किए और उनके ऊपर अपना वो ब्राउन कलर का लिफाफा रख दिया, जिस पर उसने बड़े साफ अक्षरों में रोहित के लिए लिखा था। इसके बाद उसने दरवाजे की कुंडी बाहर से ऐसे लगाई कि वो थोड़ा सा सिटका हुआ रहे, ताकि रोहित को घर आने पर कोई संदेह न हो या दरवाजा तोड़ने की जरूरत न पड़े। वो अपने बेटे सूर्यांश का हाथ थाम कर सीढ़ियां उतर गई और हमेशा के लिए उस घर से निकल गई। अब वर्तमान में उस रोहित उसी डाइनिंग टेबल के सामने कागजों के उस बिखरे हुए पुलिंदे के बीच सुन्न बैठा था।
उसके हाथ से तलाक के कागजात फर्श पर गिरे हुए थे और उसके दिमाग में तृप्ति के कहे गए आखिरी शब्द गूंज रहे थे। साथ साथ रहने से इतना तो पता चल ही जाता है रोहित। उसका गला इस कदर सूख चुका था कि वो चाहकर भी एक शब्द नहीं बोल पा रहा था। उसने कांपते हुए हाथों से उन कागजों को उठाया और तृप्ति के हस्ताक्षरों को देखने लगा। वे हस्ताक्षर एक ऐसी औरत के थे जिसने बिना किसी शोर शराबे, बिना किसी झगड़े और बिना किसी तमाशे के उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से अलविदा कह दिया था। रोहित को अचानक अपने सीने में एक तेज और अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। उसके भीतर का वो अहंकार जो रीना के साथ रहने पर हो गया था, एक पल में हवा हो गया। उसे समझ आ गया कि वो जिस आजादी और खुलेपन की तलाश में तृप्ति जैसे नगीने को खो बैठा था, वो असल में आजादी नहीं बल्कि एक खोखलापन था जो उसे अंदर ही अंदर खाई जा रहा था। अगली सुबह होते ही रोहित ने अपना फोन निकाला और तृप्ति का नंबर डायल किया। फोन की घंटी बजती रही, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसने कई बार ट्राई किया, पर हर बार फोन अनरीचेबल या साइलेंट मिला। रोहित बेचैन होकर ऑफिस नहीं गया। उसने गाड़ी उठाई और सीधे उस स्कूल में जा पहुंचा जहां तृप्ति नौकरी करती थी। जब वो स्कूल के स्टाफ रूम में पहुंचा, तो प्रिंसिपल मैडम ने उसे देखकर एक ठंडी सांस ली और बहुत कड़े शब्दों में कहा, मिस्टर रोहित, तृप्ति ने कल ही अपने स्कूल से इस्तीफा दे दिया है और अपना सारा बकाया सेटलमेंट भी करवा लिया है। अब वो यहाँ काम नहीं करती। और मैं आपको ये भी बता दूं कि तृप्ति जैसी समझदार, मेहनती और स्वाभिमानी पत्नी को खोकर आपने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। प्रिंसिपल के ये शब्द रोहित के सीने में किसी तीर की तरह चुभ गए। वो बिना कुछ बोले वहां से सिर झुकाकर बाहर निकल आया। उसने तृप्ति के मायके भी फोन किया, लेकिन तृप्ति और सूर्यांश वहां भी नहीं पहुंचे थे। तृप्ति ने अपनी जिंदगी का नया अध्याय पूरी तरह से अपने दम पर शुरू करने का फैसला कर लिया था, जहां रोहित के लिए कोई जगह नहीं थी। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया। 1 साल बीत गया। रोहित की जिंदगी अब पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। जिस रीना के प्यार में वो अंधा होकर तृप्ति को धोखा दे रहा था, कुछ ही महीनों में रीना का असली चेहरा उसके सामने आ गया। जैसे ही रीना को पता चला कि कंपनी में रोहित की अहमियत घट रही है और वो अब तलाकशुदा होकर भी अपनी पत्नी की संपत्ति या भरण पोषण के मुकदमों में उलझने वाला है, तो रीना ने रोहित से दूरी बनानी शुरू कर दी और आखिरकार एक दिन वो कंपनी बदलकर किसी दूसरे शहर चली गई। रोहित अब अपने उस बड़े से मकान में बिल्कुल अकेला रहता था। घर की वो मोगरे की खुशबू हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। अब ना तो कोई उसका टिफिन पैक करने वाला था, न रात को उसके आने का इंतजार करने वाला कोई मासूम बच्चा था, और ना ही उसकी हर भूल को नजरअंदाज कर उसे सही राह दिखाने वाली तृप्ति ही थी। हर रात वो खाली डाइनिंग टेबल के सामने बैठकर उस ब्राउन लिफाफे को देखता और फफक फफक कर रोता। उसे समझ आ गया था कि पैसा, नौकरी और बाहरी आकर्षण इंसान को पल भर का सुकून तो दे सकते हैं, लेकिन घर और परिवार सिर्फ प्यार, वफादारी और सम्मान से बनते हैं। आज रोहित के पास सब कुछ था, बस उसकी गृहस्थी नहीं थी, और उसकी ये सजा ऐसी थी जिसे वो चाहकर भी कभी बदल नहीं सकता था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।